हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट 2021 कॉमर्स के पीवाई क्यूज। और आज जिस यूनिट के पीवाई क्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे दैट इज बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम। तो पहले ही आपको सावधान कर देता हूं कि इस यूनिट के जो सवाल इस बार पेपर में पूछे गए थे वो कोई आसान सवाल नहीं थे। सवाल बहुत ही ट्रिकी थे, घुमा फिरा के पूछे गए थे और कई ऐसी चीजें भी पूछी गई थी जो कि आपको नॉर्मली स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में देखने को नहीं मिलती हैं। तो आइए इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो सारी चीजें, वो सारे सवाल जो कि इस पेपर में पूछे गए थे और क्या अप्रोच आपकी रहनी चाहिए थी उन सवालों से डील करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फटाफट से आपको हमारे कोर्सेज के बारे में बता देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत से कोर्सेज हैं आपके लिए। आपके प्रीवियस ईयर्स की प्रैक्टिस करने के लिए अलग से कोर्स है, टेस्ट सीरीज है और कंप्लीट कोर्स जो है उसमें आपकी एंड टू एंड सारी कवरेज हो जाती है आपके सिलेबस की। आप उसे भी रेफर कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट या फिर ऐप पे मिल जाएंगी। चलिए, तो यहां पे सवाल हमारे पास है, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट फीचर्स। तो मैनेजमेंट जो है उसके प्रिंसिपल्स जो हैं उनके कौन से डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं वो आपको पहचानने हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, प्रिंसिपल्स आर रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट, बेस्ड ऑन सिचुएशन। तो प्यारे दोस्तों, हमारी जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, आप जानते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट भी है, एक साइंस भी है और इसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसके अंदर हमें वो रिजिडिटी देखने को नहीं मिलती है। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, प्रिंसिपल्स आपके रिलेटिव होते हैं, सिचुएशन पे डिपेंडेंट होते हैं, हाँ इनकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन भी होती है। तो इसीलिए यहां पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी एंड डी। और माय डियर फ्रेंड्स, आपके साथ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट कोर्स में डिस्कस किए थे और ये सारी चीजें जो हैं आपको कोर्स में भी कवर कराई गई थी। तो उम्मीद करता हूं इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। बेसिकली हमारी जो स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट है आपको उन्हें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 5 स्टेजेस दे रखी हैं और ये 5 स्टेजेस माय डियर फ्रेंड्स अगर आप इन्हें रीड करेंगे तो इवेंचुअली आपकी जो 5 स्टेजेस होती हैं ग्रुप की, कौन सी होती हैं? फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और एडजॉर्निंग, उससे मैच कर जाएंगी। सबसे पहला होता है ग्रुप की फॉर्मेशन। तब ग्रुप जब फॉर्म होता है तो उस समय जो मेंबर्स होते हैं वो ईगर होते हैं, एंग्शियस होते हैं, उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है और वो उस ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं। तो ये पहला वाला जो पॉइंट है फॉर्मिंग से जुड़ा हुआ, दैट इज गोइंग टू बी अंडर ऑप्शन नंबर एफ, कि मेंबर मॉडरेटली ईगर होते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, एंग्शियस भी होते हैं और जानना चाहते हैं कि बाकी मेंबर्स कौन है जो कि इस ग्रुप का पार्ट बने हुए हैं। इसके बाद हमारे पास जो स्टेज आएगा वो आएगा स्टॉर्मिंग वाला। तो स्टॉर्मिंग के अंदर हमारे पास कुछ कंफ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं और इसीलिए यहां पे हमें जो नेक्स्ट पॉइंट बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी वाला। तो स्टॉर्मिंग के अंदर कंफ्लिक्ट्स भी अराइज हो जाते हैं क्योंकि जो मेंबर्स के ओपिनियन होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। इसके बाद आ गई जी नॉर्मिंग। आप कंफ्लिक्ट्स वगैरह रिजॉल्व करने के बाद हम यहां पे बना लेते हैं कुछ ग्रुप के नॉर्म्स, तय कर लेते हैं कि किस मेंबर का क्या रोल रहने वाला है, इसका ग्रुप का पर्पस क्या रहने वाला है, ये सारी चीजों से रिलेटेड नॉर्म्स हम तैयार कर लेते हैं और ये हमें देखने को मिल रहा है पॉइंट नंबर ए में। ठीक है जी, तो ये नॉर्मिंग हो गया। इसके बाद क्या होगा जी? इसके बाद ग्रुप परफॉर्म करेगा, अपना काम करेगा, जो भी उसका टास्क है उसे अचीव करेगा। तो मेंबर्स टास्क ओरिएंटेड रहते हैं और ग्रुप में यूनिटी रहती है। और लास्ट स्टेज होता है एडजर्निंग, कि ग्रुप का काम पूरा हो गया, अब ग्रुप को बंद करने का समय आ गया। जिन्होंने अच्छा काम किया उनको रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा उनके पार्टिसिपेशन और अचीवमेंट के लिए। तो सबसे लास्ट में जो हमारे पास आएगा वो पॉइंट नंबर बी आएगा। और ये जो करेक्ट ऑर्डर है ये हमें देखने को मिल रहा है पॉइंट नंबर, किस में देखने को मिल रहा है? पॉइंट नंबर 3 में देखने को मिल रहा है। सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। एंड माय डियर फ्रेंड्स, जो स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट है बाय ब्रूस टकमैन, वो आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस की गई थी। इन्हीं को थोड़ा सा घुमा फिरा के आपसे ये सवाल पूछा यहां पे गया था। चलिए, अगला सवाल है, एन एक्ट इन अ वे दैट रिजल्ट्स इन ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो जाए, ये हम किस अप्रोच के अंदर, किस प्रिंसिपल के अंदर बात करते हैं? ये हम बात करते हैं यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल के अंदर। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। एंड माय डियर फ्रेंड्स, यूटिलिटेरियन अप्रोच आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस की गई थी और आपको बताया था कि इस अप्रोच को हम ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर इस फ्रेज से डिनोट करते हैं और हमारा मकसद होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो जाए। ऐसा काम करें, अगर आपको सोचना पड़े ये काम करूं या ना, तो आप काम को तब करिए जब इस काम को करने से ज्यादा लोगों का भला हो जाए।
चलिए, तो यहाँ पे सवाल है मैच द फॉलोइंग का। दो लिस्ट हमें दे रखी है। लिस्ट 1 में हमारे पास है पर्सनैलिटी डायमेंशंस और लिस्ट 2 में हमारे पास है इंडिविजुअल ट्रेड्स। तो इन पर्सनैलिटी डायमेंशंस को इन ट्रेड से मैच करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है एक्सट्रोवर्जन। तो आपके पास इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट आप जानते होंगे ऐसे लोगों को। और एक्सट्रोवर्ट जो होंगे वो आपके टॉकेटिव, असर्टिव, सोशलेबल और आउटगोइंग होने वाले हैं। तो ये आप सीधा सीधा पॉइंट नंबर 2 से मैच कर लेंगे। इसके बाद है जी कॉन्सेंटियसनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी और ओपननेस टू एक्सपीरियंस। अगर आप कॉन्सेंटियसनेस को मैच कर लेते हैं, ये बेसिकली ऐसे लोग होते हैं जो कि हार्ड वर्किंग, ऑर्गेनाइज, डिपेंडेबल लोग होते हैं। तो ये आपका 4 से मैच हो जाएगा। अगर नहीं भी कर पा रहे तो आप आगे आ जाइए इमोशनल स्टेबिलिटी पे। तो स्टेबिलिटी है तो वो लोग काम होंगे, हैप्पी होंगे, सिक्योर होंगे। ओपननेस टू एक्सपीरियंस यानी कि वो लोग क्यूरियस हैं, क्रिएटिव हैं, नई चीजों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, इमेजिनेटिव हैं। और ये आपका 3 से मैच हो जाएगा। और करेक्ट मैचिंग आपकी ऑप्शन नंबर 2 के अंदर बन जाएगी। तो ये आपकी पर्सनालिटी डायमेंशंस है जिनको ओशन एक्रोनिम से भी डिनोट किया जाता है। तो उनको यहां पे आपसे पूछा जा रहा है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी पर्सनालिटी की जो डायमेंशंस हैं वो आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस की गई थी। तो सवाल के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। अगला सवाल है पीपल रिपीट बिहेवियर दैट ब्रिंग देम सेटिस्फेक्शन एंड प्लेजर एंड स्टॉप दोस दैट ब्रिंग देम डिससेटिस्फेक्शन और पेन इज नोन एज लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रीडू, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस। तो बेसिकली किसी काम का, किसी बिहेवियर का जो इफेक्ट होता है उस पे, उसको देखकर लोग डिसाइड करते हैं कि मुझे ये बिहेवियर करना है या नहीं करना। तो जिसका इफेक्ट अच्छा होगा, जिससे सेटिस्फेक्शन और प्लेजर मिलेगा, लोग वो बिहेवियर को रिपीट करेंगे। और जिससे आपको डिससेटिस्फेक्शन या पेन होगा, आप उनको नहीं करेंगे। So this is being correctly denoted by option number 3, law of effect. So this is going to be the correct answer. एंड ये सारे लॉज ऑफ लर्निंग जो हैं ये आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस किए गए थे। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए, अगला सवाल है एडवांटेजेस ऑफ इंसेंटिव पेमेंट्स आर। तो हम अपने वर्कर्स को इंसेंटिव्स देते हैं, कंपनसेशन जो देते हैं उसमें इंसेंटिव्स भी वर्कर्स को देते हैं। क्यों देते हैं वो आपसे यहां पे पूछा जा रहा है। उसके एडवांटेजेस क्या हैं, फायदे क्या हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 4 पॉइंट दिखे हुए हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करता, पॉइंट नंबर डी मुझे दिख रहा है इंक्रीज्ड स्क्रैप। तो इंसेंटिव देने से हम ये तो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा स्क्रैप बढ़ जाए। तो स्क्रैप तो बढ़ना आंसर में नहीं आना चाहिए। तो मैं सबसे पहले इसको बाहर निकाल देता, ये ऑप्शन नंबर 3 तो मेरी बाहर निकल जाती। इसके बाद है जी ईज इन द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मशीन्स, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, रिड्यूस्ड एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर। तो इंसेंटिव्स देंगे तो वर्कर सेटिस्फाइड रहेंगे। तो आपका पॉइंट नंबर सी तो आना ही चाहिए। और पॉइंट नंबर सी मेरा किस किस में आ रहा है जी, मेरा यहाँ पे 2 और 4 में आ रहा है। और इसके साथ साथ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट भी होगा, क्योंकि वर्कर्स को इंसेंटिव रहेगा कि अच्छे से काम करो, अच्छे से इक्विपमेंट यूटिलाइज करो, इससे ज्यादा प्रोड्यूस करो ताकि उनको इंसेंटिव मिले। तो बी और सी तो आपके यहाँ पे कवर अप होने वाले हैं। And the correct answer is going to be option number 2, B and C only. Ease in the introduction of new machines is not directly related to incentive payments. तो इसीलिए हमारा जो correct answer बनेगा that is going to be option number 2. And my dear friends, आपके साथ different components of compensation including incentives कोर्स में भी डिस्कस किए गए थे। एसेंशियल्स ऑफ द गुड वेज सिस्टम क्या है ये आपके साथ कोर्स में डिस्कस किए थे और उसमें ये सारी चीजें आपको बताई थी। तो मुझे नहीं लगता इस सवाल में आपको ज्यादा दिक्कत आई होगी। हाँ, हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुए हो लास्ट 2 ऑप्शंस के बीच में, बट अगर आप थोड़ा सा और सोचते तो शायद अपना करेक्ट आंसर आप लगा पाते। चलिए, अगला सवाल है यूज ऑफ इंटरव्यूज एज अ ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट टेक्निक हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस। तो हमें असेस करना है लोगों की ट्रेनिंग नीड्स को कि लोगों को कैसी ट्रेनिंग दी जाए। उसके लिए हम इंटरव्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इंटरव्यू का इस्तेमाल करेंगे तो उसके कुछ फायदे कुछ नुकसान होंगे। आपसे फायदों के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चंस कैन बी मॉडिफाइड। तो बिल्कुल इंटरव्यू के अंदर ये सबसे बड़ा फायदा रहता है कि आप क्वेश्चंस को कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ए पॉइंट तो आएगा ही आएगा। इजी टू एनालाइज। अब इंटरव्यूज जो होते हैं सब्जेक्टिव होते हैं और इनको एनालाइज करना हमेशा आसान नहीं होता, तो इसे फिलहाल स्किप करते हैं। कैन एक्सप्लोर अनएंटिसिपेटेड इश्यूज दैट कम अप। हाँ, तो बातचीत करते समय कोई भी ऐसा इशू आ गया, कोई भी ऐसा टॉपिक आ गया तो उसको भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है। लेस टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं है, इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, आपको लोगों से बात करनी होगी तो उसमें टाइम भी लगेगा। तो ए और सी तो आपके डायरेक्टली यहां पे जुड़े हुए हैं और करेक्ट आंसर हमें जो मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर 3 में ही देखने को मिल रहा है। सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा,
इसको डिटरमाइन हम करते हैं अलग अलग चीजों को देखकर। तो कौन सा प्राइमरी डिटर्मिनेंट नहीं है ये आपसे पूछ रहे हैं। चेन ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, तो बिल्कुल ये आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको देखना होता है कितने लोगों को मैनेज कर सकते हैं, क्या आपका चेन ऑफ कमांड रहना चाहिए, उसके हिसाब से स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। पावर एंड कंट्रोल, आप देखना चाहते हैं भाई कितने लोगों को हम कंट्रोल में रखना चाहते हैं, कैसे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन रहना चाहिए, तो इसको भी आप देखेंगे। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, तो आप ये चाहेंगे कि मेरे जो एक जैसा काम करने वाले डिपार्टमेंट्स हैं उनको इकट्ठा कर दिया जाए, या फिर आप ये चाह सकते हैं मेरे अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं मैं उनको अलग अलग कर दूं। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इनका बैलेंस मेंटेन आपको करना रहेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। तो कैपेसिटी एंड लोअर नीड्स ये हमारे पास बच जाता है, और ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से, प्राइमरी डिटर्मिनेंट तो नहीं है, और इसीलिए यही हमारा करेक्ट आंसर यहां पे बनेगा। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। तो इस सवाल में हमारे पास दो स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट नंबर 1 है डेलीगेशन इज एन इंटरपर्सनल ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन बिहेवियर एनालिसिस। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्टडी ऑफ इंटरपर्सनल ट्रांजैक्शंस बेस्ड ऑन बिहेवियर एनालिसिस ये होती है हमारे पास ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, डेलीगेशन से स्पेसिफिकली नहीं जुड़ी हुई है। तो इसीलिए स्टेटमेंट नंबर 1 जो है ये मेरे को सही नहीं लग रही है। स्टेटमेंट नंबर 2 पढ़ते हैं। डेलीगेशन इज एन एवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंट प्रोसेस व्हिच नीड्स एनकरेजमेंट एंड रीइंफोर्समेंट। देखो डेलीगेशन को बोला गया कि एक एवोल्यूशनरी या डेवलपमेंटल प्रोसेस है। डेलीगेशन के अंदर आपके जो सुपीरियर हैं सबऑर्डिनेट को कुछ अथॉरिटी देने वाले हैं, डेलीगेट करने वाले हैं। तो अगर ये अच्छा काम करके दिखाएंगे तो इनको एंकरेज किया जाएगा, रीइंफोर्समेंट मिलेगी और ज्यादा अथॉरिटी इनको फ्यूचर में दी जाएगी। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपकी सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही नहीं लग रही है, स्पेसिफिकली ट्रांजैक्शनल एनालिसिस से जुड़ी हुई है, डेलीगेशन से नहीं जुड़ी हुई, और इसीलिए जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन चेंज का प्रोसेस होता है आपको उसे करेक्ट ऑर्डर में लगाना है, उस स्टेजेस को करेक्ट ऑर्डर में आपको लगाना है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आएगा जी वोकलाइजेशन ऑफ द नीड टू चेंज, कि आपको फील होगा कोई चेंज लाने की रिक्वायरमेंट है, तो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वन। इसके बाद क्या आएगा जी, देखो इसके बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। डिटेल्ड कंसिडरेशन ऑफ प्रपोज चेंज है, कलेक्शन ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस, इवेल्युएशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। अब देखो मेरे को ये पढ़ के ना ये पता चल गया कि बी पहले आएगा और सी बाद में आएगा। बी में लिख रहे हैं कि आप ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस को डेवलप करें, और सी में बोल रहे हैं कि उनको इवेल्युएट करके प्रपोजल फ्रेम करें। तो पहले अप्रोचेस आपकी डेवलप होंगी और फिर आप उनको इवेल्युएट करेंगे। तो बी के बाद तो सी आएगा, ये मुझे पता चल गया। तो पहला डी है और बी के बाद सी है, इतनी मुझे जानकारी मिल गई है। सर्च फॉर द मेन कॉज अंडरलाइंग द सिम्टम्स इनकर्ड। तो अगर मैं इस तरीके से देखूं कि इस तरीके से आंसर कौन सा बनना चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि जो मेरा करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर 2 बनना चाहिए। इसमें मुझे अब कौन से फिट करने हैं, मुझे ए और ई फिट करने हैं, और ए और ई आइए यहां पे फिट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आया जी वोकलाइजेशन ऑफ द नीड टू चेंज। उसके बाद आपका जो चेंज है आप उसे डिटेल में कंसीडर कर रहे हैं कि क्या चेंज लेकर आना चाहिए, डिटेल कंसीडरेशन कर रहे हैं प्रपोज्ड चेंज की, तो बिल्कुल आपका ए उसके बाद ही आना चाहिए। इसके बाद आया सर्च फॉर द मेन कॉज अंडरलाइंग द सिम्टम्स एनकाउंटर्ड। तो आपको अभी जो प्रॉब्लम है, आपके जो सिम्टम्स हैं प्रॉब्लम के, आप उनको एनालाइज कीजिए, आपका जो मेन कॉज है जो आपको दिक्कत दे रहा है उसको पहचानिए, ताकि उसके बेसिस पे आप अपनी जो नई अप्रोच होगी, जो आप चेंज करेंगे, उसके अंदर वो दिक्कतें आपको फेस ना करनी पड़े। तो ऐसा मैचिंग हमारा ऑप्शन नंबर 2 में हमें दिख रहा है। सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हमारा बन जाएगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपके साथ कोर्स में भी काफी सारे चेंज मॉडल्स, चेंज प्रोसेस डिस्कस किए गए थे। और देखो आपके पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्टेजेस हो सकते हैं चेंज प्रोसेस के अंदर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑथर्स, बट आपको एक ब्रॉड आइडिया होना चाहिए चेंज प्रोसेस के बारे में, ताकि एग्जामिनेशन में आप सोचें और अपना आंसर मार्क कर सके। तो जैसे सबसे पहले नीड फॉर चेंज आएगा, ऑल्टरनेटिव डेवलप किए जाते हैं, उनको इवेल्युएट किया जाता है, फाइनली चेंज को इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है एक ब्रॉड स्ट्रक्चर आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, आपको ब्रॉड क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में किस तरीके से पूछने वाले हैं ये हमें नहीं पता, बट अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी उसके बेसिस पे आप एग्जामिनेशन वाले सवाल को भी अटेम्प्ट कर पाएंगे, लगा पाएंगे। चलिए, तो यहां पे सवाल है यूज ऑफ फोकस ग्रुप्स एंड कोलैबोरेशन टूल्स एज अ ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट टेक्निक हैज द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस। तो देखो सबसे पहले तो आपको फोकस ग्रुप्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए।
आपको ट्रेनिंग की नीड्स असेस करनी है कि ग्रुप की ट्रेनिंग की नीड्स क्या हैं। उसके लिए आप फोकस ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फोकस ग्रुप में आपके एक जैसे लोग होने वाले हैं। फोकस ग्रुप का मतलब ये होता है कि इसके अंदर आपके सिमिलर एक जैसे लोग होने वाले हैं, कॉमन डेमोग्राफिक बैकग्राउंड से हो सकते हैं, कोई और कॉमन सिमिलर ट्रेट उनके अंदर हो सकता है, और उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे एक ग्रुप बना दिया। अब उस ग्रुप की जो ट्रेनिंग की नीड्स हैं उनको हम असेस करने वाले हैं। तो इस टेक्निक के क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो आपसे यहाँ पे पूछ रहे हैं। पहले बोला टाइम कंज्यूमिंग टू ऑर्गेनाइज। तो बिल्कुल अगर आप ऐसा फोकस ग्रुप बनाओगे, सिमिलर से लोगों को इकट्ठा करोगे, तो आपका टाइम तो यहाँ पे कंज्यूम होगा ही होगा। unuseful with complex or controversial issues that one person may be unable or willing to explore। तो देखो ग्रुप तो बनाए ही इसलिए जाते हैं कि एक पर्सन स्पेसिफिकली जो इशू को हैंडल नहीं कर सकता या फिर एक्सप्लोर नहीं करना चाहता, तो ग्रुप में उस इशू पे काम किया जा सके। तो बी वाला पॉइंट तो सही नहीं लग रहा है। क्वेश्चंस कैन नॉट बी मॉडिफाइड टू एक्सप्लोर अनएंटिसिपेटेड इश्यूज। तो अगर आपके कोई अनएंटिसिपेटेड इश्यूज हैं तो ग्रुप आपस में बातचीत कर रहा है तो ऐसे इश्यूज को भी टेकअप कर ही सकता है। तो ऐसा कोई कैन नॉट बी मॉडिफाइड, ये सही नहीं लग रहा है। ग्रुप मेंबर्स प्रोवाइड ओनली इंफॉर्मेशन दे थिंक यू वांट टू हियर। तो ग्रुप मेंबर्स जो हैं कई बार क्या करते हैं, डिसएडवांटेज कैसे बनेगा, डिसएडवांटेज ये बनेगा कि जो ग्रुप मेंबर्स हैं जो कि उस ग्रुप का पार्ट बने हुए हैं, आप उनसे बातचीत कर रहे हो, उनकी ट्रेनिंग की नीड्स असेस करने की कोशिश कर रहे हो। अब ग्रुप वाले लोग क्या करते हैं, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है ट्रेनिंग वगैरह में, तो उनको पता है कि आप क्या सुनना चाहते हैं। आप ये सुनना चाहते हैं कि आपको केवल स्पेसिफिक इसी फील्ड की ट्रेनिंग दी जाए या फिर सबको एक जैसी ही ट्रेनिंग में डाल दिया जाए, आप ऐसा कुछ सुनना चाह रहे हैं, तो ग्रुप मेंबर्स आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो डी वाला पॉइंट डिसएडवांटेज से जुड़ा हुआ है और ए वाला यहाँ पे डिसएडवांटेज से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा आपको बताया कि फोकस ग्रुप बेसिकली एक ग्रुप इंटरव्यू टेक्निक है जिसके अंदर आपके जो डेमोग्राफिकली सिमिलर पीपल होने वाले हैं या फिर ऐसे लोग होने वाले हैं जिनके कॉमन ट्रेड्स है, कॉमन एक्सपीरियंसेस हैं, और अगर आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट के लिए तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे, और ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। तो अगर आपको ये जानकारी थी तो आप इस सवाल को सॉल्व कर पाते। मेरे अकॉर्डिंग सवाल का लेवल थोड़ा सा हाई था और हर कोई इसका आंसर नहीं दे सकता था। चलिए यहाँ पे हमारे पास एक सवाल है मैच द फॉलोइंग का। लिस्ट 1 में ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन और लिस्ट 2 में दिए हैं हमें उनके फीचर्स। तो सबसे पहले लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंटिन्यूसली लर्न करती रहती है और अपने आप को और बेहतर बनाती रहती है। तो आप इसे मैच कर सकते हैं पॉइंट नंबर 3 से, एबिलिटी टू कंटिन्यूअली चेंज स्ट्रक्चर एंड इंटरनल प्रोसेसेस टू कंफर्म टू फीडबैक विद द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट से लर्न करती रहती है और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को कंटिन्यूसली इंप्रूव करती रहती है। इसके बाद है जी स्पेगेटी ऑर्गेनाइजेशन। तो स्पेगेटी स्पेगेटी आपने देखी है, तो स्पेगेटी ऑर्गेनाइजेशन भी इसी की तरह होती है, नूडल्स की तरह होती है ना स्पेगेटी आपकी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी उसी तरीके से होती है, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता इसका, इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा या फिर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को स्पेगेटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाएगा जिसमें कोई हमने स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं बना रखा। इसके बाद है फिश नेट ऑर्गेनाइजेशन। फिश नेट, आपने फिश का जाल देखा ना, जो फिश पकड़ने के लिए नेट डालते हैं, तो जो जाल होता है उसमें बीच में उसकी स्ट्रेंथ होती है और उस जाल को आप साइडों से और बढ़ा सकते हैं, चेंज हिला सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो फिशनेट ऑर्गेनाइजेशन उसी तरीके से होती है। तो इसकी एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ होती है और वैसे ये फ्लेक्सिबल अडेप्टेबल होती है, इसको रीअरेंज कर सकते हैं क्विकली, और इसकी जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है वो हमेशा मेंटेन्ड रहती है। इसके बाद है नेटवर्क स्ट्रक्चर। तो नेटवर्क स्ट्रक्चर हमारे पास जो है बेसिकली हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एंटिटीज काम कर रही हैं उनका नेटवर्क है या फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस का एक नेटवर्क बन गया। सो दैट वुड बी अ नेटवर्क स्ट्रक्चर, और ये आपका सेकंड पॉइंट से मैच हो जाएगा। सो करेक्ट मैचिंग जो यहां पे बनेगी दैट इज गोइंग टू बी इन ऑप्शन नंबर 2। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी टर्म्स जो हैं बहुत ही मॉडर्न टर्म्स हैं, नई फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन है जिस पे ये सवाल पूछा गया, और मेरे अकॉर्डिंग ये अनएक्सपेक्टेड सवाल था जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा होगा। अगेन अब इन सारे टॉपिक्स को आप पढ़ लीजिए क्योंकि अगर आगे सवाल पूछे तो फिर आपकी गलती यहां पे नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ पे सवाल है, यूजुअली इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक्स सब्जेक्ट्स सेल्फ रेटिंग्स आर नेगेटिवली कोरिलेटेड विद देयर सब्सिक्वेंट परफॉर्मेंस इन एन असेसमेंट सेंटर। अप्रेजल बाय सबऑर्डिनेट्स, 360 डिग्री फीडबैक, सेल्फ रेटिंग और पीयर अप्रेजल। तो बेसिकली यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप जो अपनी खुद की रेटिंग देंगे वो आपकी जो बाद की परफॉर्मेंस होने वाली है उससे नेगेटिवली कोरिलेटेड होने वाली है। अब
ये सवाल में ना कुछ ज्यादा सेंस मुझे बनी नहीं। एक तो खुद ही लिख दिया कि सेल्फ रेटिंग करेंगे, ये सेल्फ रेटिंग वाला वर्ड तो सेल्फ वाला वर्ड तो डालना ही नहीं चाहिए था, सब्जेक्ट की रेटिंग लिखना चाहिए था। अब सेल्फ रेटिंग क्वेश्चन में भी लिख दिया और आंसर में भी लिख दिया, तो अब इसे देखकर तो यही लग रहा है कि आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही होना चाहिए। और देखो इस सेल्फ रेटिंग के अंदर क्या होता है कि आप अपने आप को खुद रेटिंग देते हो, तो जनरली देखने को मिलता है कि एम्प्लॉयज अपने आप को बहुत अच्छी रेटिंग देते हैं, अपने आप को बेहतर ही दिखाते हैं, और एक्चुअल में उनकी परफॉर्मेंस जो है इतनी अच्छी नहीं भी हो सकती, तो नेगेटिव कोरिलेशन हमें यहां पे देखने को मिल सकता है। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा एम्बिगुअस था, थोड़ी और क्लैरिटी इस क्वेश्चन में होती और सेल्फ वर्ड ना लिखा होता तो ये सवाल बेहतर तरीके से आप हैंडल कर पाते। चलिए सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजैक्शनल लीडर? Gives personal attention, treats each employee individually, abdicates responsibility, avoid making decisions, intervenes only when standards are not met, contracts exchange of reward for effort। तो प्यारे दोस्तों, बी सी और डी हमारे ट्रांजेक्शनल लीडर से जुड़े हुए हैं, और पॉइंट नंबर 1 जो है वो हमारे ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ट्रांजैक्शनल लीडर्स के जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि सवाल में पूछे गए थे, आपके साथ कोर्स में भी कवर्ड थे, तो इस सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। चलिए सवाल है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग रीजंस: टू इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी, टू अटेन सोशल ऑब्जेक्टिव्स, टू ट्रेन मैनेजर्स, टू इंप्रूव रिसर्च, टू कोऑर्डिनेट मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो मैनेजमेंट और उसके प्रिंसिपल्स हमारे लिए जरूरी क्यों है? तो सवाल बहुत ही जनरल सा है, आप उनको अप्लाई करके एफिशिएंसी बढ़ा लेंगे, अपने समाज के प्रति जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर लेंगे, मैनेजर्स को अच्छे से ट्रेन कर लेंगे इस फील्ड में और रिसर्च कर पाएंगे, अपने जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें बिल्कुल सही हैं जी, बहुत ही जनरल सा सवाल था। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। चलिए सवाल है, स्ट्रेच गोल्स दैट चैलेंज पीपल टू अचीव हायर लेवल्स ऑफ सक्सेस इन करंट एक्टिविटीज इज नोन एज। तो बेसिकली आपके जो स्ट्रेच गोल्स होते हैं ना, वो आप अपने आप को स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं, आप कुछ और बेहतर अचीव करने की कोशिश करते हैं जो थोड़ा सा मुश्किल भी आपके लिए हो सकता है। तो दो तरीके के मेन स्ट्रेच गोल्स हमारे पास होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल तो मतलब ये हो गया कि आप ऐसे मूव कर रहे हैं इसी लेवल पे रहकर और दायरा बढ़ा रहे हैं। वर्टिकल का मतलब है कि आप ऐसे ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें बोल रहे हैं अचीव हायर लेवल ऑफ सक्सेस इन करंट एक्टिविटीज, तो हम हायर लेवल पे जाना चाहते हैं, काम तो वही करेंगे, करंट एक्टिविटीज ही करेंगे, उसी के हायर लेवल पे जाना चाहते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? ये हमारे पास बनेगा वर्टिकल स्ट्रेच गोल। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास है मैच द फॉलोइंग का सवाल, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें दे रखी है, और यहाँ पे लिस्ट 1 में है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म और लिस्ट 2 में है उनकी डिस्क्रिप्शन। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सवाल आपका कहीं ना कहीं जो फ्रॉडियन साइको एनालिटिक थ्योरी है उससे जुड़ा हुआ है, और इस सवाल में जो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं प्रोजेक्शन, रिग्रेशन, रिप्रेशन और सब्लिमेशन, तो आइए इनको मैच करने की कोशिश करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इनको अगर आपको मैच करना है तो आपको इन डिफेंस मैकेनिज्म्स के बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो अगर मैं प्रोजेक्शन की बात करूं तो प्रोजेक्शन के अंदर बेसिकली यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने अनएक्सेप्टेबल थॉट्स जो हैं वो दूसरे पर्सन में ट्रांसफर कर देते हैं। अब क्या करते हैं, अपने जो अनएक्सेप्टेबल इंपल्सेस है वो दूसरे के अंदर प्लेस कर देते हैं। जैसे अगर आप किसी पर्सन को हेट करते हैं तो और आपको लगता है कि ऐसे किसी को हेट करना गलत बात है, तो आप ये मान लेते हैं कि सामने वाला पर्सन आपको हेट करता है, आप उसे हेट नहीं करते, तो ये हो गया आपका प्रोजेक्शन। तो आपका जो ए है दैट इज गोइंग टू मैच विद 3। अगर रिग्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो रिग्रेशन का मतलब होता है कि आप रिग्रेस कर रहे हैं, आप पीछे जा रहे हैं। तो आप अगर प्रेजेंट स्टेट से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप पिछली स्टेट पे चले जाते हैं जहां पे आप सेटिस्फाइड थे। तो अगर हम इसकी मैचिंग करने की कोशिश करें तो ये हो गया रिग्रेशन, रिटर्निंग टू अ प्रीवियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इसके बाद आया जी रिप्रेशन। रिप्रेशन के अंदर आप क्या कर रहे हैं? रिप्रेशन के अंदर आप क्या करते हैं जी? रिप्रेशन इज एन अनकॉन्शियस मैकेनिज्म। तो आप अपने अनकॉन्शियस के अंदर चले जाते हैं, आप ऐसे थॉट्स जो हैं उनको कॉन्शियस माइंड में नहीं आने देते जो कि आपकी ईगो को डिस्टर्ब करते हैं। तो रिप्रेशन हो गया पुलिंग इनटू द अनकॉन्शियस। और सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का मतलब होता है कि जो भी आपका इंपल्स है, एग्रेशन है, आप उसे सेटिस्फाई करना चाहते थे बट अब आप उसे किसी सब्स्टिट्यूट ऑब्जेक्ट के थ्रू सेटिस्फाई कर रहे हैं। आपको जो चीज चाहिए थी वो नहीं मिली, अब आप उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढकर उससे अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट इज सब्लिमेशन, और यहां पे ये आपका मैच होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 से। तो करेक्ट मैचिंग हमारी ऑप्शन नंबर 3 में हमें दिख जाएगी। सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर।
अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग मेथड्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करने के लिए कौन सा ट्रेनिंग मेथड सबसे ज्यादा सुटेबल है? केस स्टडी, लेक्चर, रोल प्लेइंग, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर बात करें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की तो मेरे हिसाब से तो आप केस स्टडी से भी और रोल प्लेइंग से भी डेवलप कर सकते हैं। बट एक स्टडी जो कंडक्ट हुई थी उसके अंदर ये पाया गया था कि केस स्टडी जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है, और इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1, केस स्टडी। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर बात करें रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स की, तो इसको लेकर एक स्टडी कंडक्ट हुई थी, और इस स्टडी की जो फाइंडिंग्स हैं, रिजल्ट्स हैं, उसके बेसिस पे ये सवाल आपसे पूछा गया। तो सवाल बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, उम्मीद नहीं करता कि आप सबको इस स्टडी के बारे में पता होगा, सब बुक्स में भी आपको ये स्टडी नहीं मिलेगी। बट इसकी जो फाइंडिंग्स हैं अब आपको पढ़ लेनी चाहिए, याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आगे इस तरीके का सवाल आए आप उसे आंसर कर पाए। अगला सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं, उनके बेसिस पे आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव एरियाज के अंदर क्या होते हैं? स्पेशलिस्ट होते हैं, और इसीलिए पॉइंट नंबर 1 आपको सही हो जाएगा। और पॉइंट नंबर 3 कह रहे इट इज यूजफुल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस, तो हाँ बिल्कुल लार्ज स्केल बिजनेस के लिए ही हम इसे फॉलो करेंगे। पॉइंट नंबर 2 लिख रहे इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। अब देखो यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे नहीं हो पाएगा, अलग अलग फंक्शंस के अलग अलग हेड हैं, और हमारे जो वर्कर्स हैं वो इन सभी हेड्स की बात सुनेंगे, तो यूनिटी ऑफ कमांड तो नहीं हो पाएगा। तो 2 जो है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, और यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होता इसीलिए आपका डिसिप्लिन भी लूज हो सकता है। तो पॉइंट नंबर 4 तो आपका सही है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस किया था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को, और वहां पे बताया था कि वर्कर्स आपके डिफरेंट बॉसेस के अंदर होते हैं और इसीलिए डिसिप्लिन भी आपका अचीव करना मुश्किल हो जाता है। तो यूनिटी ऑफ कमांड यहाँ पे वॉयलेट होगा ही होगा। सो करेक्ट आंसर आप आसानी से लगा सकते थे। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर द एडवांटेजेस ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डीएसएस, तो हमारी जो मैनेजमेंट है उसको बहुत से डिसीजंस लेने हैं, और उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की भी मदद लेती है। और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के ऊपर ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो आपके सिलेबस में खैर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो डायरेक्टली तो मेंशन नहीं है, बट अब एग्जामिनेशन के अंदर इनसे जुड़े हुए सवाल भी आपको देखने को मिल जाएंगे। आपसे पूछ रहे हैं एडवांटेज, डिफिकल्टी इन क्वांटिफाइंग ऑल द डाटा, तो डिफिकल्टी एडवांटेज तो हो नहीं सकता। जनरेट्स न्यू एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ डिसीजन, हाँ ये हो सकता है, आगे बढ़ते हैं। सिस्टम डिजाइन फेलियर, तो फेलियर वाला भी आपका एडवांटेज तो नहीं हो सकता। अनअवेयर ऑफ द अजम्पशंस, तो आपको कुछ जानकारी नहीं है, अवेयर नहीं है आप उसके बारे में, तो ये भी एडवांटेज तो हो नहीं सकता। और पॉइंट नंबर बी जो है ना, वही यहाँ पे लॉजिकल आंसर आपका बन रहा है, जनरेट्स न्यू एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ डिसीजन। तो आपको कोई डिसीजन लेना है तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम उस डिसीजन को लेने के लिए आपको नए एविडेंसेस दे देगा। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। तो यहां पे सवाल है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ लीडर्स आर गिवन बिलो, अरेंज दीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेवल। तो आपके जो लीडर्स हैं उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और आपको इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे लीडर्स को अलग अलग लेवल्स में यहां पे अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब ये जो सवाल है ये आपके लेवल 5 लीडरशिप के ऊपर बेस्ड है। तो ये जो आपका कंसेप्ट है, ये जो आपका टॉपिक है, ये कोई कन्वेंशनल टॉपिक नहीं है जो कि आपको हर बुक में देखने को मिलेगा। ये एक इंटरेस्टिंग, एक नया सा टॉपिक है, और एग्जामिनर आपसे ये टॉपिक के बारे में पूछ रहा है। मैं नहीं मानता कि ज्यादा लोगों को पता होगा, 90% लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। तो अब हम जान लेते हैं कि लेवल 5 लीडरशिप होता क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन नंबर 3 बनेगा। और ये जो लेवल्स हैं 5, आइए इनके बारे में आपको ब्रीफली बता देता हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो लेवल 5 लीडरशिप का कंसेप्ट है, इट वाज क्रिएटेड बाय बिजनेस कंसल्टेंट जिम कॉलिंस, और इन्होंने इसके बारे में लिखा एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के आर्टिकल में भी, और एक बुक भी लिखी गुड टू ग्रेट, तो उसमें इसका जिक्र उन्होंने किया। और देखो उन्होंने 5 लेवल की बात करी। लेवल 1 में उन्होंने बात करी हाईली कैपेबल इंडिविजुअल, तो ये वो लोग हैं जो कि इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट करते हैं अपने टैलेंट के थ्रू, नॉलेज के थ्रू, स्किल्स के थ्रू, तो लेवल 1 है ये। लेवल 2 में आते हैं आपके कंट्रीब्यूटिंग टीम मेंबर, तो यानी कि यहां पे ये टीम के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेवल 3 के अंदर आते हैं कॉम्पिटेंट मैनेजर, जो लोगों को भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लेवल 4 में आते हैं आपके इफेक्टिव लीडर। इफेक्टिव लीडर जो है वो विजन के साथ हाई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को स्टिमुलेट करते हैं, टारगेट करते हैं। और इसके बाद लेवल 5 पे आ जाते हैं हमारे ग्रेट लीडर।
तो गुड से ग्रेट लीडर तक पहुंचने के 5 लेवल इन्होंने हमें बताए हैं। और ग्रेट लीडर जो है बताया यहां पे ग्रेटनेस को बिल्ड करते हैं, एंड्योरिंग ग्रेटनेस को बिल्ड करते हैं, यानी कि जो ग्रेटनेस लंबे समय तक रहे उसको बिल्ड करते हैं। कैसा करते हैं? वो ब्लेंड करते हैं पर्सनल ह्यूमिलिटी का, उनके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी आते हैं और उनकी प्रोफेशनल विल भी इसके अंदर आती है और वो ग्रेट लीडर इस तरीके से बन जाते हैं। तो अगर आपने पढ़ा है तभी आप इसको आंसर कर पाते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो माय डियर फ्रेंड्स एक बार इस कंसेप्ट को देख लीजिए ताकि अगर आपसे आगे सवाल पूछा जाए इससे जुड़ा हुआ तो आप उसे आंसर कर पाए। अगला सवाल है जी, फंक्शंस ऑफ लोअर मैनेजमेंट आर। तो लोअर मैनेजमेंट के फंक्शंस आपको यहां पे बताने हैं। Executing plans in accordance with the policies and directives of the top management, maintaining discipline among the workers, selecting suitable operative and supervisory personnel, providing training to the workers, maintaining good human relations। तो आपको लोअर मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं वो यहां पे पहचानने हैं। तो देखो लोअर मैनेजमेंट क्या काम करने वाली है। लोअर मैनेजमेंट डायरेक्टली आपके वर्कर से जुड़ी होगी, तो उनका जो डिसिप्लिन है उसकी जिम्मेदारी होगी, उनकी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी इसके पास होने वाली है। तो बी और डी तो इसके अंदर आने ही वाला है, और बी और डी वैसे हमें ऑप्शन नंबर 3 में ही देखने को मिल रहा है। जो पॉइंट नंबर 1 है, टॉप मैनेजमेंट की पॉलिसीज और डायरेक्टिव्स को एग्जीक्यूट करना, ये मिडिल मैनेजमेंट का काम होने वाला है। ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास और जो चीजें थी, अच्छे ह्यूमन रिलेशन मेंटेन करना, ये तो सभी को करने पड़ेंगे, लोअर लेवल को भी करने ही पड़ेंगे, तो जनरल सी बात है। सेलेक्टिंग सुटेबल ऑपरेटिव एंड सुपरवाइजरी पर्सनल, तो ये काम हमारा मिडिल मैनेजमेंट की डोमेन में ही आता है। तो बी, डी एंड ई, दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, इनके बारे में कोर्स में भी कवर कराया गया था, इनके क्या फंक्शंस है वो आपको नोट्स में बताए गए थे। तो उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत आपको यहां पे नहीं आई होगी। चलिए, तो अगला सवाल हमारे पास है, इंसेंटिव स्कीम्स वेयर अर्निंग्स डिफर एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट। तो ऐसी इंसेंटिव स्कीम्स को हम क्या बोलने वाले हैं, ये सवाल हमसे यहां पे पूछा जा रहा है जी। अब देखो, इस सवाल के अंदर इंसेंटिव स्कीम्स के बारे में आपको एक तो जानकारी होनी चाहिए, इन सभी स्कीम्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और आपको स्पेसिफिक एक और चीज मालूम होनी चाहिए, तभी आप इस सवाल को आंसर कर सकते हैं। तो ये सवाल जो है बहुत ही टिपिकल सा सवाल है, और ये सवाल आपको बेसिकली इंसेंटिव स्कीम्स को क्लासिफाई करने की बात कर रहा है। इंसेंटिव स्कीम्स को आप देखेंगे कई बुक्स में इस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, और ये क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से चलती है। 3 में इंसेंटिव स्कीम्स को बांटा जाता है। पहले आपकी ऐसी इंसेंटिव स्कीम्स आती हैं जिसमें आपकी जो अर्निंग्स हैं दे वेरी प्रोपोर्शनेटली लेस देन द आउटपुट, यानी कि जैसे आपका आउटपुट वेरी करेगा आपकी अर्निंग्स भी वेरी करेंगी, बट आपके जो अर्निंग्स में चेंज आएगा वो आपके आउटपुट से कम आएगा। आपने आउटपुट ज्यादा दिया, आउटपुट में बहुत ज्यादा इंक्रीज आया, बट अर्निंग्स में इंक्रीज तो आएगा बट उतना नहीं आएगा। ठीक है। और इसके बाद आपके पास आती है कि अर्निंग्स जो हैं आपकी वेरी करती हैं, एंड द इंक्रीज इज मोर देन द इंक्रीज इन आउटपुट। आपने आउटपुट में इंक्रीज दिया बट आपकी अर्निंग्स जो है वो उससे भी ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद आपकी जो कैटेगरी आती है वो यही कैटेगरी आती है कि अर्निंग्स जो है दे डिफर एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट, यानी कि पहली और दूसरी में जो नहीं फॉल कर रही स्कीम्स हमारी इंसेंटिव से जुड़ी हुई, उनको हम थर्ड कैटेगरी में डालते हैं कि उसमें लेस देन और मोर देन जो है वो हमें कोई स्पेसिफिक देखने को नहीं मिलता। इसके अंदर हमारी जो अर्निंग्स हैं अलग अलग लेवल्स पे डिफर करती रहती हैं। जनरली देखा जाता है कि जब आउटपुट कम होता है तो ज्यादा चेंज नहीं आता है, प्रोपोर्शनेट चेंज कम होता है, बट आउटपुट अगर आपका बढ़ जाता है तो आउटपुट की प्रोपोर्शन में या उससे थोड़ा सा ज्यादा आपकी अर्निंग्स जो है यहाँ पे बढ़ जाती हैं। तो इस तरीके से अगर आपको क्लासिफिकेशन मालूम है तो तभी आप इस सवाल को आंसर कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं लेस देन आउटपुट वाली, तो इसके अंदर हमारे पास हालसे, रोवन और बिडेक्स ये प्लान आ जाते हैं जी। तो बी, सी और डी जो हैं वो लेस देन आउटपुट वाले के अंदर आएंगे, और गैंट टास्क सिस्टम और एमर्सन एफिशिएंसी प्लान जो है वो हमारे इस 3 वाली कैटेगरी में आएंगे, जहां पे आपकी अर्निंग्स डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट पे डिफर कर जाती हैं। सो करेक्ट आंसर यहां पे बनने वाला है ऑप्शन नंबर 1 का A and E only. This is going to be the correct answer for this particular question. तो माय डियर फ्रेंड्स, एक टिपिकल क्वेश्चन था, सब इसे आसानी से आंसर नहीं कर सकते थे, और इसमें हमारी अर्निंग्स को 3 में बांट दिया जाता है। अर्निंग्स वेरिंग प्रोपोर्शनेटली लेस देन आउटपुट, अर्निंग्स वेरिंग प्रोपोर्शनेटली मोर देन आउटपुट, और अर्निंग्स डिफरिंग एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट। तो पहली कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसमें आपको ये वाले प्लान्स आ जाते हैं, हाल से, रोबन, बाथ, ये सब इसमें आ जाते हैं। और अगर बात करें प्रोपोर्शनेटली मोर देन आउटपुट की, तो यहाँ पे एक हाई पीस रेट और एक हाइयर स्टैंडर्ड आर सिस्टम होता है जो कि अप्लाई करता है। तो अगर आपकी यहाँ पे आउटपुट ज्यादा है तो आपकी अर्निंग्स उससे भी ज्यादा बढ़ जाती हैं।
और अगर डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट पर डिफरेंट अर्निंग्स की बात करें तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि फॉर वन पार्ट ऑफ द रेंज आपकी अर्निंग्स जो है आउटपुट से लेस प्रोपोर्शनेटली वेरी कर रही हैं। तो अगर आप कम भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको बहुत कम अर्निंग्स नहीं हो रही हैं, बट अगर आप ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपकी अर्निंग्स बढ़ रही हैं, यूजुअली इन द सेम प्रोपोर्शन एज द आउटपुट। तो इसके अंदर आपकी ये सारी स्कीम आ जाती हैं, टेलर, मेरिक, गैंट, एमर्सन, तो ये सारी स्कीम्स आपकी इसके अंदर आ जाती हैं। तो सवाल टिपिकल था, थोड़ा सा आंसर करना डिफिकल्ट था, बट अब आपको अगले एग्जाम्स के लिए इस क्लासिफिकेशन को भी ध्यान में रखना होगा। चलिए अगला सवाल है जी, लॉजिकली सीक्वेंस द फॉलोइंग स्टेप्स इन द मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, determining the objective, selecting best solution, implementing the decision, defining the problem, identifying the possible solutions। तो अब देखो इस सवाल के अंदर ना, अब अगर आपको कुछ समझ में ऐसा नहीं आ रहा कि पहले क्या आना चाहिए, मुझे तो कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे डिफाइनिंग द प्रॉब्लम और डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, इन दोनों में से कोई पहले आना चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है, और ए और डी यही पहला दे रखा है, तो कंफ्यूजन बढ़ चुकी है। इसके बाद देखते हैं क्या पॉइंट्स दे रखे हैं, सेलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन, इंप्लीमेंटिंग द डिसीजन, आइडेंटिफाइंग पॉसिबल सोल्यूशन। अब इनको देख के मुझे एक बात पता चल गई है कि सबसे पहले आप पॉसिबल सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद इसमें से जो बेस्ट है आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे, तो ई के बाद बी आएगा, और इसे सेलेक्ट करने के बाद आप इसे इंप्लीमेंट करेंगे तो बी के बाद सी आएगा। तो ई, बी और सी की ऐसी रेटिंग बननी चाहिए, और डी और ए में से पहले आपका कोई आना चाहिए, ऐसी कोई आपको ऑप्शन में दिख रहा है वो देख लेते हैं जी। तो ऐसा हमें ए में तो 1 में तो देखने को नहीं मिल रहा, ऑप्शन 2 में हमें ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है क्या, नहीं ऐसा भी नहीं है। 3 के अंदर अगर हम देखते हैं तो डी, ए, सी, ई, नहीं ये भी नहीं है, और 4 के अंदर ऐसा देखने को मिल रहा है डी और ई पहले आ रहे हैं, ई, बी और सी उसके बाद आ रहे हैं। तो अगर आपको एग्जैक्टली नहीं भी पता चल रहा तो आप ऑप्शंस देख के अंदाजा लगा सकते हैं और अपना करेक्ट आंसर यहां पे मैच कर सकते हैं। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। पहले आप ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कीजिए, प्रॉब्लम को डिफाइन कीजिए, और उसके हिसाब से आप जो सॉल्यूशंस है उनको ढूंढिए और बेस्ट छांटकर आप उसे इंप्लीमेंट कर दीजिए। चलिए तो यहां पे सवाल है, अकॉर्डिंग टू प्लूचिक व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी इमोशन, डिस्ट्रस्ट, फियर, हॉस्टिलिटी, इनसिक्योरिटी। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्लूचिक ने हमें 8 प्राइमरी इमोशंस दिए हैं और आपको बताने कि इनमें से सेकेंडरी कौन सा नहीं है, यानी कि आपको बताना इनमें से कौन सा प्राइमरी है। तो इनमें से जो प्राइमरी है वो केवल एक ही है, फियर। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। तो माय डियर फ्रेंड्स, कोर्स में भी कवर्ड था कि प्लूचिक ने 8 बेसिक और प्राइमरी इमोशंस की बात करी है, उसने इन्हें 4 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट में अरेंज किया, जॉय, सैडनेस, एक्सेप्टेंस, डिस्गस्ट, फियर, एंगर और सरप्राइज, एंटिसिपेशन। और इसीलिए करेक्ट आंसर जो है वो हमारा यहाँ पे फियर वाला जो ऑप्शन है वो बन गया था। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल कॉपिंग मैकेनिज्म इफ फियर ऑफ ओवरलोड इज द सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज। तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज लेकर आते हैं हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलती है, तो वर्कर्स, एम्प्लॉयज रेजिस्ट करते हैं, उसके अलग अलग कारण होते हैं और आपको उन कारणों से डील करना होता है। आपको सुटेबल मैकेनिज्म ढूंढना पड़ता है कि कैसे उस सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस से हम डील कर सकें। तो यहां पे बताया कि फियर ऑफ ओवरलोड जो है वो रेजिस्टेंस का कारण बन रहा है। तो आपके पास ऑप्शंस दिए हैं, पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट, रोल क्लैरिटी एंड डेफिनेशन, रोल रीडेफिनेशन एंड रीओरिएंटेशन, सपोर्ट ऑफ रिसोर्सेज। तो फियर ऑफ ओवरलोड अगर लग रहा है तो यानी कि आपको जो है रोल के बारे में ज्यादा क्लैरिटी देनी पड़ेगी, और इसीलिए करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके साथ कोर्स में भी डिस्कस किया गया था कि अगर फियर ऑफ वर्कलोड आपका सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज है तो आपको ज्यादा रोल क्लैरिटी यहां पे लानी पड़ेगी ताकि आप इस रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्कशन प्रीवियस ईयर के सवालों पे, नेट 2021 के सवालों पे। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आपको वो मिल जाएगा हमारे यूजीसी नेट कॉमर्स प्रीवियस ईयर पेपर वाला जो सॉल्व्ड कोर्स है, उसके अंदर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ये कोर्स आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं या फिर आप हमारी ऐप से भी परचेज कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा डिस्कशन। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब इट, और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमें टेलीग्राम पे भी आप फॉलो करें। आपकी कोई क्वेरी है कोर्स से जुड़ी हुई या फिर आप कुछ हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे दिया है। सो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड कीप वॉचिंग एवर स्टडी क्लासेस।